हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर का पार्ट 3। ठीक है दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो पिछली वीडियो लेक्चर में पढ़ा था रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, जहाँ पर हमने जो है संयोजन अपक्रिया के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जो बाकी बची अपक्रियाएँ हैं वो थी हमारी वियोजन अपक्रियाएँ, विस्थापन अपक्रियाएँ और द्विविस्थापन अपक्रियाएँ, और है हमारा उपचयन और अपचयन अपक्रियाएँ। इन सबको हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारे एक्स्ट्रा टॉपिक हैं वो हैं संक्षारण, विकृतिहीनता क्या होती है हमारी, और श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया है क्यों। ये सब टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बस ये है, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, वियोजन अपक्रिया। चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं वियोजन अपक्रिया के बारे में, जिसे अपघटन अपक्रिया भी बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर जो वियोजन शब्द है इसका तात्पर्य होता है अलग हो जाना या टूट जाना। ठीक है, तो चलिए समझते हैं वास्तव में हमारा वियोजन अपक्रिया क्या होती है। तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वियोजन अपक्रिया। ठीक है, ये जो वियोजन अपक्रिया है ये हमारी 3 प्रकार से होती है। पहला ऊष्मा के माध्यम से, दूसरा प्रकाश के माध्यम से, तीसरा हमारा क्या है? विद्युत ऊर्जा के माध्यम से। जो वियोजन अपक्रिया हमारी ऊष्मा के माध्यम से होगी उसे हम क्या बोलेंगे? ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया। और जो प्रकाश के माध्यम से होगी उसे क्या बोलेंगे? प्रकाश वियोजन अपक्रिया। और जो विद्युत ऊर्जा के माध्यम से होगी उसे क्या बोलेंगे? विद्युत वियोजन अपक्रिया। ठीक है, तो चलिए तीनों को एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं ये हमारे क्या होते हैं। देखिए, हमारा पहला रिएक्शन लिखा हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देने पर ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। आपको जो चूना पत्थर आता है आपका, ठीक है, और आपका हो गया चाक हो गया आपका, ठीक है, संगमरमर हो गया, इन तीनों का फार्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। तो बताइए यहाँ ये जो अपक्रिया हमारी हो रही है वो किसके माध्यम से हो रही है? ऊष्मा के माध्यम से। तो कौन सी अपक्रिया हुई है? ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। ये हमारा पीले रंग का होता है, ठीक है, जिसको सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यहाँ से सिल्वर और ब्रोमीन गैस का निर्माण करती है। अब एक काम करिए कि सिल्वर ब्रोमाइड को एक चाइना डिश में सूर्य के सामने रख दीजिए 10 मिनट तक। आप देखेंगे इसका पीला रंग धीमे धीमे धूसर रंग में बदल जाएगा, अर्थात कि ग्रे रंग में या मटमैले कलर में बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसमें बदल जाता है हमारा ये। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो सिल्वर और ब्रोमीन गैस में टूट जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं विद्युत वियोजन अपक्रिया की। इसमें क्या है? जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वहाँ पर हमारा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। तो ये थे तीनों इसके डिफिनीशन थे। ठीक है, हमें लगता है ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए समझते हैं हम लोग अगले अपक्रिया के बारे में। इसे नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों, हम लोग समझते हैं विस्थापन अपक्रिया के बारे में, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें आपका क्या होता है? ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्वों को उनके यौगिक से उनको विस्थापित कर देते हैं। ध्यान दीजिए, रिएक्शन में आयरन ने कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दिया और खुद आके कॉपर के स्थान पे बैठ गया और हमारा क्या बन गया? आयरन सल्फेट। ठीक है, नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसे। मान लीजिए आप किसी स्थान पर आप बैठे हुए हैं, ठीक है, आप मान लीजिए कॉपर हैं और एक हाथी आ रहा है, दैट इज आयरन। ठीक है, और वो भी उसी स्थान पर बैठना चाहता है जहाँ आप बैठे हुए हैं। तो बताइए आप क्या करेंगे? वहाँ से आप भागेंगे कि बैठे रहेंगे? हम होते तो भाग जाते और आप भी भाग जाएंगे। देखिए, कॉपर आपका यहाँ से भाग चुका है और कॉपर का स्थान किसने ले लिया है? आयरन ने। हमारा क्या बन गया है? आयरन सल्फेट। मतलब हुआ क्या कि हमारा जो आयरन है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है। तो क्या हुआ? निश्चित सी बात है कि कॉपर हमारा विस्थापित हो जाएगा। आप आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वहाँ पर इसकी जानकारी आपको दी जाएगी। ठीक है, और ना समझ में आया हो तो चलिए समझते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझते हैं इसे। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। मान लीजिए हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है, उसमें हमने 10 ml कॉपर सल्फेट का विलयन भर दिया।
जो कॉपर सल्फेट का विलयन होता है वो नीले रंग का होता है। बातें समझ में आई। फिर हमने क्या किया, 2 लोहे की कील ली, ठीक है, उसको हमने धागे के माध्यम से बांधकर इसमें लटका दिया। हम क्या करेंगे, 15 से 20 मिनट बाद इन दोनों कीलों को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। आप देखेंगे इन दोनों कीलों का रंग बदल चुका है, ये भूरे रंग के हो जाते हैं और हमारा जो विलयन है हमारा कॉपर सल्फेट का वो मटमैले रंग का हो जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्वों को उनके यौगिक से उनको विस्थापित कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें लगता है आपका यहाँ से स्पष्ट हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम समझते हैं अगले क्रिया के बारे में। चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इस अभिक्रिया में हमारा क्या होता है। ध्यान दीजिए आप लोग, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। रिएक्शन में थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ पर देखिए बेरियम ने सोडियम का स्थान ले लिया, हमारा क्या बन गया, बेरियम सल्फेट। पहले क्या था, सोडियम सल्फेट, अब क्या हो गया, बेरियम सल्फेट, ठीक है। बाद में सोडियम ने बेरियम का स्थान ले लिया, क्या बन गया हमारा, सोडियम क्लोराइड। पहले क्या था ये, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। मतलब आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। नहीं समझ में आया, चलिए एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझते हैं इसे। ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपने 2 टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है। एक में आपने सोडियम सल्फेट का विलयन ले लिया, ठीक है, और दूसरे में आपने बेरियम क्लोराइड का विलयन ले लिया, ठीक है। बाद में आपने क्या किया, जो हमारा सोडियम सल्फेट का विलयन है इसको उठा के इसमें मिला दिया, ठीक है। आप जब इसमें मिला देते हैं तो आप देखते हैं कि आपको नीचे जो है विलयन में, टेस्ट ट्यूब में आपको नीचे एक सफ़ेद रंग का पदार्थ प्राप्त होता है जो बेरियम सल्फेट के रूप में होता है, ठीक है। और आपको यहाँ पे एक विलयन प्राप्त होता है जो सोडियम क्लोराइड का होता है। बेरियम सल्फेट हमें अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है क्योंकि ये बनता तो जल में ही है लेकिन घुलता नहीं है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं बेरियम सल्फेट हमारा अवक्षेप के रूप में हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है, हम लोग इसे समझते हैं। जो हमारा सल्फेट आयन है, सल्फेट के ऊपर हमारा कितना चार्ज है, -2, और जो हमारा बेरियम है इसमें हमारा +2 चार्ज है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ये क्या करेंगे, दोनों आपस में मिलकर एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और हमारा क्या बन जाता है, बेरियम सल्फेट, ठीक है, और हमें अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए आप लोग, हमें लगता है ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद समझते हैं हम लोग दूसरे अभिक्रिया के बारे में। चलिए चलिए दोस्तों, हम लोग समझते हैं उपचयन और अपचयन अभिक्रिया के बारे में, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। और इसे रिडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस। तो उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को समझने के लिए आप जो है एक चाइना डिश लीजिए, ठीक है। उसमें जो है आप कॉपर का चूर्ण रख दीजिए, मतलब तांबे का चूर्ण उसमें रख दीजिए और उसे आप गर्म करिए। आप देखेंगे कि हमारा जो कॉपर का चूर्ण है वो काला पड़ जाता है। क्यों, क्योंकि हमारा जो कॉपर है वो ऑक्सीजन साथ योग करके कॉपर ऑक्साइड में बदल जाता है और वो काला पड़ जाता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन का योग होगा तो वहाँ पे कौन सी अभिक्रिया होगी, उपचयन अभिक्रिया होगी, ठीक है। देखिए उपचयन अभिक्रिया क्या है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व यौगिक के साथ ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है अथवा हाइड्रोजन की कमी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस बोलते हैं। बातें समझ में आई। अगर हम लोग इसी गर्म पदार्थ के ऊपर हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करा दें तो आप देखेंगे कि हमारा जो कॉपर प्राप्त हुआ है वो भूरे रंग का हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन की कमी हो गई। बात समझ में आया। तो वहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हुई, अपचयन अभिक्रिया हुई। बातें समझ में आई। तो हम एक ट्रिक के रूप में समझ सकते हैं
कि जहाँ पर भी हमारा ऑक्सीजन का योग होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उपचयन अपक्रिया। और जहाँ भी हमारा ऑक्सीजन का ह्रास होगा अर्थात कमी होगी, देखिए ऑक्सीजन हट रहा है कि नहीं यहाँ से, तो उसमें क्या बोलेंगे, अपचयन अपक्रिया। और जहाँ पे दोनों क्रियाएं साथ में होती हैं उन दोनों क्या बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स अपक्रियाएं बोलते हैं। बातें समझ में आई? ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों क्रियाएं साथ में हो रही हैं। देखिए कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है, ठीक है, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो कौन सी क्रिया हुई, उपचयन, ठीक है। और यहाँ से हमारा ऑक्सीजन निकल गया, कौन सी क्रिया हुई, अपचयन। यहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, ठीक है। हम लोग तो आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए आप लोग। दोस्तों अभी हम लोगों ने रासायनिक अपक्रियाओं के सारे प्रकार पढ़े, ठीक है। हमें लगता है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब लोग पढ़ेंगे संचारण के बारे में और विकृत गंधिता के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग संचारण के बारे में, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रोजन बोलते हैं। अब हमारा संचारण क्या होता है इसे समझते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास उपस्थित अम्ल, आर्द्रता या वायु के संपर्क में आती है तो संचारित हो जाती है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, संचारण बोलते हैं, ठीक है। जैसे लोहे पर जंग का लगना। चलिए इसे अच्छे समझते हैं। जब आप घर में लोहे का गेट लगवाते हैं तो उसे आप लोग पेंट करवाते हैं। क्यों करवाते हैं, जिससे उस पर जंग न लगे। होता क्या है, जो हमारा लोहा होता है वो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके आयरन हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर देता है, ठीक है, जिसका फार्मूला क्या होता है, FeOH का होल ट्वाइस। और जब हमारा सूख जाता है तो ये फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है। इसी को हम लोग जंग के रूप में जानते हैं। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, ठीक है। दोस्तों अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग पेंट क्यों करवाते हैं, जिससे वो संचारित ना हो। इसी प्रकार कोई चांदी कोई वस्तु है तो अधिक समय तक रखने पर वो जो है काली पड़ जाती है, ठीक है। उसका भी कारण क्या है, संचारण, ठीक है। हमें लगता है आपका संचारण क्लियर हो गया होगा। हम लोग समझते हैं विकृत गंधिता के बारे में, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। ये क्या होता है, आप जानते हैं घर में आप जब कोई तेलीय पदार्थ बनाते हैं तो अगर उसे अधिक समय तक रख देते हैं तो उसमें से गंध आने लगती है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। इसमें होता क्या है, जो हमारा तेलीय पदार्थ होता है वो ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके वहाँ पे उपचयन अपक्रिया कर लेती है, ठीक है। ऑक्सीजन का योग हो जाता है, वहाँ पे कौन सी अपक्रिया हो जाती है, उपचयन अपक्रिया हो जाती है, जिससे उसमें से गंध आने लगती है, ठीक है। आपको जानकारी के रूप में बता दें हम, जो हमारी चिप्स की पैकेट होती है जब उसको तैयार किया जाता है तो उसमें से ऑक्सीजन गैस को निकाल कर नाइट्रोजन गैस को डाल दिया जाता है। इसका कारण क्या है कि हमारा जो नाइट्रोजन गैस होता है वो ऑक्सीजन से कम क्रियाशील होता है, ठीक है। जिससे जो चिप्स है, जो हमारा चिप्स होता है वो उसका उपचयन नहीं हो पाता है और उसमें से गंध नहीं आती है, ठीक है। हमें लगता है ये दोनों टॉपिक आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग पढ़ते हैं सांस एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, श्वसन, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, क्यों, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि आखिर ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम इन दोनों अपक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। वैसे इसके लिए तो यही ज़रूरी है, लेकिन जानकारी के लिए हम दोनों अपक्रियाओं को पढ़ेंगे, इससे ये क्वेश्चन हमें आसानी समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर जो हमारा शब्द ऊष्माक्षेपी है, इसका जो तात्पर्य होता है समझिए आप लोग। ऊष्मा का मतलब हो गया ऊष्मा और क्षेपी का मतलब हो गया निकलना। मतलब जहाँ पर भी हमारी ऊष्मा निकलेगी वहाँ पे कौन सी अपक्रिया होगी, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, इसी के विपरीत क्या है हमारा, ऊष्माशोषी अपक्रिया, जिसे क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या है, ऊष्मा अवशोषित होगी। जहाँ पर भी हमारी ऊष्मा अवशोषित होगी वहाँ पे कौन सी अपक्रिया होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन अर्थात ऊष्माशोषी अपक्रिया। बातें समझ में आई? दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो अधिकतर रासायनिक अपक्रियाएँ हमारी होती हैं उसमें या तो ऊर्जा की हानि होती है या तो ऊर्जा की वृद्धि होती है। ऊर्जा की हानि और वृद्धि जो होती है हमारी, ये ऊष्मा के रूप में होती है, या तो ऊष्माक्षेपी के रूप में या तो ऊष्माशोषी के रूप में, ठीक है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया जब हमारी होती है तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। मतलब कि हमारा जो वातावरण है उसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में ऊष्मा निकलती है और जो ऊष्मा निकलती है ये वातावरण में तो जाती है, तो क्या होगा, वातावरण टेम्परेचर बढ़ नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें ऊष्माशोषी अपक्रिया में क्या होता है,
इसमें वातावरण का टेम्परेचर घट जाता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है वो घट जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो ऊष्मा ली जाती है ये वातावरण से ही ली जाती है, जिसके कारण जो हमारा वातावरण है उसका टेम्परेचर घट जाता है। आई बात समझ में? चलिए हम लोग पढ़ते हैं ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया के बारे में। ऐसी रासायनिक अपक्रिया, ठीक है, जिसमें ऊष्मा हमारी निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया बोलते हैं। ठीक है, आप ये जानते हैं कैल्शियम ऑक्साइड चूने का फार्मूला होता है। ये हमारा जल है, ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, बुझा हुआ चूना, इसका विलयन मिला है AQ। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग ना? AQ का मतलब विलयन, जलीय विलयन। आप जानते हैं जब आप मार्केट से चूना लेकर आते हैं, जिसमें आप पानी डालते हैं तो देखते हैं हमारा चूना उबलने लगता है। ऊपर हाथ लगा के देखिए आप, जो है आपको अपना हाथ थोड़ा सा गर्म महसूस होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ से ऊष्मा निकलती है। तो बताइए वहाँ पे कौन सी अपक्रिया हो रही है? ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया। ठीक है। अच्छा, ऊष्माशोषी अपक्रिया में क्या है? ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे हम लोग चूना या चूना पत्थर, ठीक है, संगमरमर बोल सकते हैं। जैसे हम लोग इसको गर्म करते हैं तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। जब इसको हम गर्म करेंगे तो बताइए आप इसे ऊष्मा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? आप इसे ऊष्मा दे रहे हैं, गर्मी दे रहे हैं। ऊष्मा का शाब्दिक अर्थ होता है गर्मी। आप बताइए इसे गर्म कर रहे हैं कि नहीं? तो बताइए इसमें ऊष्मा दी जा रही है। ऊष्मा दी जा रही है तो बताइए कौन सी अपक्रिया हुई? ऊष्माशोषी अपक्रिया। ठीक है, हमें लगता है ये दोनों टॉपिक आपके क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया है क्यों। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग इसका। चलिए दोस्तों, अब लोग समझेंगे श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया है क्यों। लेकिन इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें सिद्ध करना होगा कि क्या वास्तव में श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, आप सब जानते हैं कि श्वसन क्रिया के समय ऊष्मा शरीर से बाहर आती है। इससे आप एक प्रयोग के दौरान समझ सकते हैं। जब आप में श्वसन क्रियाएं हो रही हों तो ऐसे आप सामने हाथ ला के देखिए, आपका हाथ थोड़ा सा गर्म महसूस होगा। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे शरीर से ऊष्मा बाहर आ रही है। जब ऊष्मा बाहर आ रही है तो वहाँ पे कौन सी अपक्रिया हो रही है? ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया। ठीक है, तो इससे यहाँ से सिद्ध होता है कि हाँ वास्तव में श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है? श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया है क्यों, मतलब जो ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया हो रही है ये कैसे हो रही है। ठीक है दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। जब हमारे शरीर में पाचन क्रियाएं होती हैं तो हमारा जो भोजन होता है ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। जैसे आप चावल खाते हैं, आलू खाते हैं, इस सब में होता है कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बोहाइड्रेट हमारा टूटता है तो वहाँ से हमें ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ये जो हमारा ग्लूकोज होता है ये हमारे शरीर की जो कोशिकाएँ होती हैं उसमें हमारा जो ऑक्सीजन उपस्थित होता है उसके साथ अपक्रिया करके हमें ऊर्जा प्रदान करता है। और यही ऊर्जा हमें ऊष्मा के रूप में मिलती है, अर्थात ऊष्माक्षेपी के रूप में। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक आपका, हमें लगता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।